नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू हम कराएंगे आपको इस बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दत्तात्रेय राय एकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज पर कार्रवाई की गई है, तो कई कॉलेजों को सील किया गया। देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज भी सील हो चुका है। सीबीआई दिल्ली की टीम भी इंदौर में अब मौजूद है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलेज संचालक मोबाइल बंद करके गायब हो गए हैं। बड़ा खुलासा, लगातार नर्सिंग घोटाले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। कॉलेज संचालक के उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इंदौर से पुनीत मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है, दीजिएगा। दिल्ली की टीम भी यहाँ पर मौजूद है सीबीआई की और लगातार जांच हो रही है। 5 कॉलेज को तो सील कर दिया गया, आगे और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए रसिका, आगे की कार्रवाई की यदि आप बात करते हैं तो अब जो कॉलेज संचालक है वो फरार है और उनकी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। लेकिन जो सीबीआई दिल्ली की टीम है वो लगातार मध्य प्रदेश में और विशेष तौर पर इंदौर में बनी हुई है। पिछले दिनों भी विस्तार न्यूज़ ने प्रमुखता से बताया था कि इंदौर से कई कॉलेज संचालकों को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है और उनकी सर्च भी की है। इस वक्त हम मौजूद है वर्मा नर्सिंग कॉलेज पर। यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसके जो कॉलेज पोर्शन है उसको सील किया गया है। प्रशासन की टीम आई थी। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि आदेश तो काफी टाइम पहले दे चुका था जबलपुर हाईकोर्ट, और उस आदेश के बाद जो कॉलेज संचालक है उन्होंने खुद ही अपने कॉलेज बंद कर दिए थे। लेकिन आज प्रशासन की टीम ने आके यहाँ पर सील की कार्रवाई की है। इसके अलावा एक और जानकारी रसिका यह है कि जो टीम है जो इस पर कार्रवाई कर रही है वह टीम उन स्टूडेंट्स को भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, जुटी हुई है, जो यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, जो यहाँ पर अध्ययनरत है। तो निश्चित तौर पर देखा है कि जब भोपाल में ये खुलासा हुआ तो कई पहलू सामने आए, कई अधिकारी सम्मिलित पाए गए, तब इतना बड़ा घोटाला संभव हो पाया। यानी कि इंदौर में भी ऐसे भी कोई तार जुड़े हो सकते हैं, इसको लेकर भी छानबीन हो रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कौन लोग हैं जो इस घोटाले में शामिल है उन सबकी छानबीन की जा रही है। और देखिए कितना बड़ा यह मामला हो चुका है कि खुद जो सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हुई है उसके अधिकारी ही इस घोटाले में शामिल है, रिश्वत ले रहे थे, रंगे हाथ भी पकड़े गए। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का यह घोटाला है, जिसमें नर्सिंग कॉलेजेस सिर्फ नाम के लिए खोल दिए गए। वहाँ पर छात्रों को एडमिशन भी दे दिया गया और उनको सिर्फ परीक्षा दिलाई गई और उनको डिग्रियां दे दी गई, उनको पढ़ाई नहीं करवाई गई। रसिका, तो यह घोटाला सिंपल शब्दों में तो यही है, और उसमें वर्मा यूनियन कॉलेज भी शामिल है। तो इसको सील करने की भी आज कार्रवाई कर दी गई है। इसके अलावा दत्तात्रेय नर्सिंग कॉलेज और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज, जांच में क्या कुछ पहलू सामने आते हैं, जांच कहां तक पहुंची, तमाम जानकारी आगे की भी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं नर्सिंग घोटाले की, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे चर्चित और कई नर्सिंग स्टूडेंट की जिंदगी खराब करने वाला यह घोटाला है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर, जांच कमेटी पर सवाल खड़े कर दिया और कहा है कि अफसर से पहले विभागीय मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तत्काल मंत्री की भूमिका को लेकर जांच करते हुए पहले उन्हें हटाया जाए। वहीं सिंगार के बयान को लेकर भाजपा ने भी निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह क्यों मौन है, सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही है। नर्सिंग घोटाले के बारे में मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं कि इसके मंत्री थे विश्वास सारंग, और उनके कार्यकाल के अंदर ये पूरी घटना घटी है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा दिला के जांच कराना चाहिए। अगर विश्वास सारंग या उनकी जो कमेटी थी, क्या उन्होंने मापदंड कभी देखे नहीं? आज वहाँ के बच्चे जिनको आज बगैर ट्रेनिंग के डिग्रियां दी जा रही है, तो ऐसे क्या फर्जी नर्स अगर आप भर्ती होंगे
तो एक मरीज का क्या होगा, एक आम परिवार के उनका क्या होगा, और उन बच्चों के भविष्य का भी क्या होगा जिनको नर्सिंग कॉलेज के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इस पर जुडिशरी जांच होना चाहिए। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि इस मामले को उमंग सिंगार जी बार बार उठा करके अपने ही नेता जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को घेरना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक दोनों ही नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और कांग्रेस का ही मीडिया विभाग, उसके अपने नेता प्रतिपक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी की चुप्पी संशय पर कहीं न कहीं आगे बढ़ा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य सरकार के रूप में हमने एक निष्पक्ष जाँच कमेटी गठित की है, वह जाँच कर रही है। सीबीआई अपने स्तर पर लगातार जाँच कर रही है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग गठन करने की बात कही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी ने दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां वे जमकर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही वे अपने दौरे में विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी वो विपक्ष पर निशाना साधना भूल नहीं रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए सीएम डॉक्टर मोहन का एक अलग अंदाज और एक ऐसे दौरे की कहानी। एमपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को दूसरे राज्यों की कमान सौंप दी, जिसके चलते सीएम मोहन सोमवार को पाटलिपुत्र के मानेर पहुंचे। सीएम मोहन ने यहां बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन के साथ सांसद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। यहाँ सीएम मोहन का मानेर वासियों ने मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम मोहन ने जब जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने रामकृपाल के पक्ष में वोटों की अपील की, साथ ही पाटलिपुत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया। सारे राज्यों के नाम उठा के देख लो, सारे राज्य किसी न किसी प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य है वो बिहार, जो भगवान कृष्ण के नाम पर है। कितना अच्छा लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आप से भगवान के नाम पे जिस राज्य का नाम हो, वो कितनी पावन पुनीत धरती है। और भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमको लगता है कि हमारे सारे जन्म अपने आप सफल हो गए, अपने आप आनंद में डूब जाते हैं। अपने संबोधन में सीएम मोहन ने जनता का आभार तो व्यक्त किया ही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान माने जाने वाले सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया। सीएम मोहन ने उन्हें सीट डुबोने वाला बताया है। 5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट खटाखट, अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सभा में जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी विपक्ष पर कई सियासी तीर दागे। सीएम ने राम मंदिर की बात करते हुए जमकर विपक्ष पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। हमारे भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन सामने वाले तो भगवान कृष्ण का नाम लेने में अपराध समझते हैं। भगवान कृष्ण से, गीता से, गौ माता से पता नहीं क्यों इनको नफरत है। ये अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, जिसपे हमारी संस्कृति गर्व करे। उस संस्कृति को कहते हैं सनातन संस्कृति, और ये सारे लोग मिल करके उस संस्कृति का मजाक बनाते हैं। इनके साथ वाले क्या कहते हैं? इनके साथ वाले कहते हैं सनातन संस्कृति वाले मलेरिया के मच्छर हैं, कोविड के कीटाणु हैं। ये गाली दे रहे हो, ये गाली क्यों सुनेंगे? मुझे इस बात का गर्व है, मैं जिनके बीच में आया हूं, ये एक भी व्यक्ति इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम मोहन यादव एमपी का चुनाव खत्म होते ही लगातार दूसरे राज्यों में धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पार्टी ने उन्हें अब बिहार की कमान सौंप दी है, जहां सीएम मोहन यादव लगातार पार्टी की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधते नहीं भूल रहे और जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के वो तमाम धुरंधर जिन्हें दूसरे राज्यों की कमान सौंपी गई है, वो जनता को लुभाने में कितने सफल हो पाते हैं, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए आप बात करते हैं उन नेताओं की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में छप्पड़ फाड़ के शामिल हुए थे, जिसमें कई विधायक, पूर्व विधायक शामिल है, सांसद, पूर्व सांसद भी शामिल है। लेकिन अब उनका आगे का क्या प्लानिंग है, क्या होगा उनका आगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, देखिए ये खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले न्यू ज्वाइनिंग टोली ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था। अब चुनाव के बाद भाजपा में दल बदलुओं का भविष्य तय होगा। नतीजे के बाद निगम मंडल में एडजस्टमेंट और संगठन में उनकी भूमिका तय की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बीजेपी में जगह देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को ही भाजपा ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक तक बना दिया गया। हालांकि उनके समर्थकों को कोई जिम्मेदारी बीजेपी ने नहीं दी। इंदौर से संजय शुक्ला समेत तमाम बड़े नेताओं को उनके क्षेत्र में ही बीजेपी की तरफ से कोई कामकाज नहीं दिया गया। ऐसे ही कई और बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल तो जरूर हो गए हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी भी अछूते जैसे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो सभी परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और देश को विकसित बनाने की अवधारणा के साथ शामिल हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देगी और पार्टी में एक नीति रही है कि प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त नेता कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी के लिए कार्य और सम्मान है। देखिए, ये मैं आंकड़ेबाजी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद भाजपा के नेता कह चुके हैं कि कोई सूखा कचरा है, कोई गीला कचरा है, कोई मेडिकल वेस्ट है। तो चुनाव के बाद जो है वेस्ट को खाद बनाकर रखा जाएगा और ये खाद कांग्रेस के ही काम आएगी, भाजपा के कोई काम नहीं आएगी। भाजपा का कहना है कि चुनाव के नतीजे के बाद संगठन में नेताओं को जगह दी जाएगी। उनके कामकाज के आधार पर बीजेपी सभी को प्राथमिकता देगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस से गए बीजेपी में नेता खाद की तरह है, बाद में वही खाद कांग्रेस के काम आएगी। चुनाव नतीजे के बाद ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी में मौजूद कार्यकर्ता कितने ताकतवर साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं की आखिर क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर फैसला होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस से आए हुए नेता हावी न पड़ जाएं। ऐसे में बीजेपी को जरूर आपसी तालमेल बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भोपाल से विवेक पांडे इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी का दामन इसलिए छोड़े थे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति समझ में आई, आगे उस पार्टी के साथ काम करेंगे, लेकिन ना तो उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसा लग रहा है उन्हें नकार दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, 2 से 3 महीने का वक्त हो चुका है और न्यू ज्वाइनिंग टोली ने जिन नेताओं को अपने खेमे में कराया था उनमें सिर्फ सुरेश पचौरी इकलौते हैं जो बीजेपी के मंच पे नज़र आते हैं। और याद हो जीतू पटवारी का वो बयान जिसमें जीतू पटवारी ये कहते हैं कि जो नेता गए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, अगर उनको मंच भी नसीब हो जाए तो फिर कांग्रेस की तरफ से उनको शुभकामना है। और यही बात सच भी है कि 2 से 3 महीने का वक्त हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सुरेश पचौरी के अलावा जो बाकी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो गए थे वो कहीं कांग्रेस के इर्द गिर्द बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में नज़र आते हैं तो सिर्फ उनकी भूमिका नज़र आती है कि वो सिर्फ एक चेहरे की तरह मौजूद रहते हैं। संगठन में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि चुनाव है, चुनाव के नतीजों के आने के बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि निगम मंडलों में एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी बात है कि 2 से 3 महीना हो चुका है, लेकिन किसी भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को बीजेपी ने कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी है जिस हिसाब से वो कांग्रेस में मौजूद थे। लेकिन एक बड़ी बात और है, बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जो लंबे समय से दरी उठाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो जाए कि बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी बन जाए। ऐसी स्थिति भी कांग्रेस बीजेपी जानती है और कई बार कांग्रेस से बीजेपी के नेताओं के अंदर ये बात निकल के आती है कि जो मूल कार्यकर्ता है उसे कहीं ना कहीं जगह देने में पार्टी
कमी कर रही है। और सबसे एक बड़ी बात है कि अपने ही बोझ के तले कहीं बीजेपी दब न जाए, इस बात को लेकर पूरी कॉन्फिडेंस कांग्रेस है। इसीलिए वेस्ट का जिक्र हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी का जो खाद है वो कांग्रेस के लिए ही काम आएगा, यानी कि कांग्रेस को आसार है कि जो नेता बीजेपी में गए थे वो जरूर देखते हैं विवेक, बीजेपी का खाद किसके लिए काम आता है, कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए। और देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब इन नेताओं को कैसे आगे मैनेज करती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का मसला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता इमरती देवी द्वारा कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जीतू पटवारी की ओर से मध्य प्रदेश एमएलए की स्पेशल कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है। में हमने मुख्य रूप से यह कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। तो चलिए थोड़ी आपकी यादें ताजा करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। दरअसल 3 मई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का 16 सेकंड का वीडियो सामने आया था। इसमें वे पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हंसते हुए कह रहे थे, देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है, और उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं कि क्या कहा था उस वक्त जीतू पटवारी ने। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब बता दें कि जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ग्वालियर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने 2 मई की रात उनके घर पहुंचे थे और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया था। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई और इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी और इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी पर दिए गए बयान को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। तो वहीं जीतू के बयान से इमरती देवी की कोई भी मानहानि नहीं हुई है और ना ही उनका अपमान किया गया है। बयान में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे इमरती देवी का अपमान हो सके। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जिस तरीके से निजी स्कूलों में मनमानी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर आज जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ी चोट की है और किस तरह से निजी स्कूल प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं के साथ मिलकर अभिभावकों को लूटने का काम करते हैं, इसका खुलासा भी किया गया है। पिछले 2 महीने से जिला प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभियान भी चला रहा है, जिसके चलते 11 स्कूल संचालकों के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं लोग। और शिक्षा के मंदिरों के इस खेल का खुलासा किया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निजी स्कूलों और प्रशासकों और साथ ही पुस्तक विक्रेताओं के खेल का खुलासा कर दिया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि जबलपुर जिला प्रशासन के पास निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने जबलपुर जिले के सभी स्कूलों की जांच और पड़ताल शुरू की और इस जांच पड़ताल में शहर के नामी 11 स्कूलों में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसमें से 9 के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो 11 स्कूलों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 11 स्कूलों से हमने जो अवैधानिक फीस वसूली है
करीब 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक फीस वसूली है, उसको वापस करने का निर्णय दिया है। और 11 स्कूल प्रबंधन के अगेंस्ट में साथ में कुछ पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक हैं, उनके खिलाफ FIR कराई है। कुल मिला के 80 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें से आज SP साहब ने जानकारी दी है कि 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पूरे मामले को प्रशासन ने गंभीरता से ले लिया है और कार्रवाई की है। ऐसे में चलिए जरा देखते हैं कि आखिर वो कौन से स्कूल हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इन स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कौन कौन से स्कूल है, नाम बता देती हूँ आपको। क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, जाना माना जबलपुर का ये स्कूल है जहां पर ज्यादा संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। ज्ञान गंगा स्कूल, वहीं लिटिल वर्ल्ड स्कूल, चैतन्य स्कूल, सेंट एलॉयसियस स्कूल, ये तमाम उन स्कूलों के नाम हैं जहां पर इस तरह की प्रक्रिया की जा रही थी। पेरेंट्स पर दबाव बनाया जाता था कि आप पर्टिकुलरली इसी स्टेशनरी शॉप से किताब खरीदें और यूनिफॉर्म खरीदें। ये जबलपुर के जाने माने स्कूल है। सेंट एलॉयसियस घमापुर, सेंट एलॉयसियस सदर, क्राइस्ट चर्च घमापुर, तमाम ये उन स्कूलों का नाम है जिन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में भी प्रशासन जुट चुका है। जबलपुर शहर के 9 थानों में इन स्कूल संचालकों के खिलाफ धारा 420, 471 और 472 के तहत FIR दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में 80 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप के मुताबिक FIR दर्ज करने के बाद अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनका मेडिकल भी कराकर जेल भेज दिया गया। वहीं बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीब 9 थानों में 11 FIR हुई हैं। इसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। मामले की प्रशासन ने जांच की और स्कूल संचालकों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई भी की और ऐसे में चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर जांच में कौन कौन सी खामियां पाई गई हैं। 11 स्कूलों ने 50% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की है, यानी कि फीस देखिए कितनी बढ़ा दी गई, पेरेंट्स पर भार कितना पड़ रहा है। स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी तो की और साथ ही नियमों का पालन नहीं किया। 21,000 छात्रों से 11 स्कूलों ने 81 करोड़ 30 लाख रुपए वसूले हैं। ऑडिट रिपोर्ट से छेड़छाड़ भी की गई है। फीस बढ़ोतरी की सूचना कलेक्टर को नहीं दी गई। स्कूल 50% फीस बढ़ा देता है जिसकी जानकारी कलेक्टर के पास नहीं होती है। स्कूल का मनमाना देखिए। तो इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह रही कि कलेक्टर ने अभिभावकों को अपनी फीस वापस का रास्ता दिखा दिया है। अभिभावक जिला प्रशासन के पास आवेदन देकर अपने खाते में फीस वापस भी अब ले सकते हैं। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी में जुट चुका है और इस बार मंदसौर जिले में आयोग एक अनूठी पहल करने जा रहा है, जहां इस बार की मतगणना पिंक काउंटिंग में होगी, यानी कि वोटों की गिनती का पूरा जिम्मा महिलाओं के हाथों में होगा। यहाँ सारा का सारा काउंटिंग का भार महिलाओं के कंधे पर होगा। ईवीएम से लेकर डाक मतपत्रों तक की काउंटिंग की ड्यूटी में रिजर्व स्टाफ समेत 400 महिलाओं के नाम तय किए जा चुके हैं और सभी महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में मिली बड़ी जिम्मेदारी को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिम्मेदारी मिलने के बाद महिला कर्मचारी ने भी खुशी जाहिर की है। 13 मई को जो चुनाव हुए थे उसका जो रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, उसके लिए हम महिलाओं को प्राथमिकता देकर और हमारी यहाँ पर हमको यहाँ पर मतगणना की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक ट्रेनिंग हो चुकी है, एक ट्रेनिंग आज है और 2 और बाकी है। तो उससे रिलेटेड हमें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम पे कार्य करना है, किस तरह से हमको वोट्स प्रदर्शित होंगे तो वो हमें एजेंट्स को बताने हैं और किस तरीके से हमको सुबह 6 बजे आना है, कितनी बजे तक रुकना है, कैसे क्या प्रोसीजर, पूरा अच्छे से समझाया जा रहा है यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन जो 13 तारीख को हुआ है उसकी मतगणना आगामी 4 जून को होने वाली है। उसी संबंध में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एज ए सुपरवाइजर ईवीएम के लिए।
मुझे और हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि आज हम पे विश्वास दिखाया जा रहा है और मंदसौर जिले में पिंक काउंटिंग करवाई जा रही है, जिससे मंदसौर का ही नहीं हमारे राज्य का और पूरे देश का गर्व महसूस करेगा। मंदसौर पीजी कॉलेज में इस बार ये मतगणना होगी, जहां 1133 पोलिंग बूथ के मार्ग से करीब 1500 कर्मचारी सुरक्षाकर्मी रहेंगे, लेकिन केवल मतगणना कार्य में 400 महिलाओं को ही लिया गया है। यहां महिला कर्मचारी सभी काउंटिंग टेबल और ईवीएम वाली गणना का काम देखेंगी और विधानसभावार मंदसौर जिले की डिटेल भी तैयार करेंगी। मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही पिंक काउंटिंग लोकसभा चुनाव की मतगणना में भी करवाई जा रही है। विधानसभा टाइम में हमने ट्राई किया था कि महिलाओं को पिंक काउंटिंग कराई जाए और काफी सक्सेसफुल भी रहा था। महिलाओं ने काफी जो ऑफिसर्स ने और सभी एम्प्लॉइज ने काफी अच्छा काम भी किया था उसमें, तो एक्सपीरियंस है उन सभी के पास में, सभी उत्सुक भी हैं। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि महिलाएं हों, बट हाँ एक कंस्टेंट हमारा जरूर है कि अब की बार टेबल्स ज्यादा है, हमारे 14 की जगह हमें 20 टेबल ली है, तो बेसिकली उससे काउंटिंग थोड़ी सी फास्ट भी होगी एंड देन राउंड्स कम होंगे सभी विधानसभाओं में। बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में भी मध्य प्रदेश से इकलौते मंदसौर जिले में ही पिंक काउंटिंग हुई थी और अब लोकसभा चुनाव की मतगणना में भी यही नवाचार फिर से दोहराया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।